ठीक है, बात कर रहे हैं हम मोमेंटम। तो अभी हमने एक नॉर्मल सा देखा क्या कि अगर हमने, है ना, जो गन में बुलेट लगती है उस बुलेट को लें और सोचे कि हम इसको हैंड से थ्रो करें और जैसे वो इम्पैक्ट गन के अंदर लोड होने के बाद वो इम्पैक्ट जनरेट करता है, वो हैंड से भी जनरेट कर पाए इम्पैक्ट, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जब गन को में लोड करके, है ना, जब गन में क्या कर रहे हैं हम उसको लोड कर रहे हैं तो वो बुलेट क्या कर पा रहे हैं, वॉल को भी पेनिट्रेट कर पाएगा। लेकिन ऐसे आप बुलेट हैंड में लो और थ्रो करो तो फिर ये बस स्ट्राइक होगा और क्या होगा, वहीं पे गिर जाएगा, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा ना। तो बुलेट को गन में लोड करके शूट करने से वो अपना इम्पैक्ट दिखा पाता है ना। क्यों ऐसा हो रहा है? और जब हम हैंड से लेकर बुलेट से ऐसे थ्रो कर रहे हैं तो किसी के सर पे लगा बट वो पर्सन को कुछ इम्पैक्ट ही नहीं हुआ, ऐसा क्यों? तो जो बुलेट है, बुलेट एक्चुअल में किल नहीं कर पाता है। बुलेट के अंदर जो स्पीड है ना, क्या है बुलेट की जो स्पीड है ना, और अगर स्पीड को एक डायरेक्शन दे दिया जाए तो फिर वो वेलोसिटी हो जाता है। तो वेलोसिटी पे हम बात कर लेते हैं कि जो बुलेट की वेलोसिटी है, एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ बुलेट इम्पैक्ट कर पा रही है। कौन इम्पैक्ट कर पा रहा है? बुलेट नहीं, कौन? अगर बुलेट इम्पैक्ट कर रहा है तो फिर तो हैंड से भी इम्पैक्ट करना चाहिए। तो हैंड और गन में उसको लोड करके शूट करने में क्या डिफरेंस है दोनों में, कि हम बुलेट को क्या दे रहे हैं, एक वेलोसिटी। तो एक्चुअल में जो इम्पैक्ट जनरेट कर पा रहा है वो बुलेट की वेलोसिटी से वो इम्पैक्ट आ रहा है। किससे आ रहा है? और वेलोसिटी कितनी होती है? बहुत हाई। तो ये एक पॉइंट निकल के क्या आ रहा है कि अगर बहुत हाई वेलोसिटी होगा, एक वेलोसिटी बहुत हाई है और एक वेलोसिटी बहुत लो है या स्लो है बुलेट की ही, इम्पैक्ट कौन जनरेट करेगा फिर? हाई वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी हाई होता है, वेलोसिटी क्या होता है? हाई, तो उसका इम्पैक्ट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, है ना। हाई बोल सकते हो या लार्ज बोल सकते हो, ठीक है, ऐसा होगा। जब हाई वेलोसिटी होगा तो बुलेट का इम्पैक्ट हाई होगा। नॉर्मल स्पीड दे दो, नॉर्मल वेलोसिटी दो, बुलेट का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो उसके पीछे मेन जो कॉज है वो क्या है? स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ बुलेट टू जनरेट दैट अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट। फिर सेकेंड एग्जाम्पल, अब ये बात है कि अरे यार स्पीड हाई कर देंगे या वेलोसिटी हाई कर देंगे तो इम्पैक्ट ज़्यादा आ जाएगा। वेलोसिटी क्या करेंगे हम? हाई कर देंगे तो इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, है ना। वेलोसिटी कम होगा तो इम्पैक्ट होगा ही नहीं, कुछ पर्सन मरेगा नहीं मरेगा। फिर तो ये, फिर अगर मैं बोलूँ कि अगर बहुत वेलोसिटी लो है और आपको फ्रंट पे लाया जाए तो फिर आप आ सकते हो बिना डरे, क्योंकि आपको पता है उससे कोई इम्पैक्ट होगा ही नहीं। आराम से सामने खड़े हो जाओगे बाहुबली की तरह, कोई बात नहीं, आने दो, बहुत वेलोसिटी स्लो है, उससे कुछ मुझे होने वाला नहीं है। तो कौन कौन आ सकता है? बिल्कुल फियरलेस, है ना। बट यहाँ पे थोड़ा सा ना सिनेरियो चेंज करूँगा कि आपको आना है, वेलोसिटी ऑब्वियसली स्लो होगा बट वो सामने बुलेट की जगह पे एक ट्रक रखेंगे। क्या रखेंगे बुलेट की जगह पे? ट्रक, ठीक है। और बहुत एज स्लो एज, जितना आप स्लो कहोगे उतना स्लो हम लाएंगे ट्रक को आपके ऊपर। इम्पैक्ट होगा? बहुत लो स्पीड है, इम्पैक्ट होगा नहीं होगा? होगा। अभी हमने देखा कि वेलोसिटी हाई है तभी इम्पैक्ट हो रहा है। यार वेलोसिटी तो बहुत एज स्लो एज कर दो तो भी ट्रक से इम्पैक्ट हो जाता है, बट गन तो एज स्लो, बुलेट जो है इसको बिल्कुल स्लो करो तो इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो इम्पैक्ट जो हो रहा है, इम्पैक्ट के लिए दो फैक्टर इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बुलेट के एग्जाम्पल में दिख रहा है हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट जनरेट करता है। ट्रक के एग्जाम्पल में क्या दिख रहा है? इम्पैक्ट क्यों हो रहा है ट्रक से? उसका मास। तो मास बहुत हाई है तो भी इम्पैक्ट क्या होगा? मास बहुत हाई है तो भी इम्पैक्ट क्या होगा? अच्छा होगा, है ना। तो इम्पैक्ट के दो फैक्टर क्या हुए? वेलोसिटी एंड मास। मान लो हाई वेलोसिटी भी नहीं है और हाई मास भी नहीं है, एवरेज है, एवरेज वेलोसिटी एवरेज मास, तो भी इम्पैक्ट क्या होगा? मान लो हाई का ट्रक है ना, ट्रक का इस मास क्या है? ज़्यादा है। उससे कम वाला मान लो फोर व्हीलर है, मास उसका कम होगा ना ट्रक के कंपेयर में, या टू व्हीलर ले लो, है ना। और बुलेट की स्पीड जो ज़्यादा है उसका आधा दे दे टू व्हीलर को तो इम्पैक्ट होगा? तो भी इम्पैक्ट होता है ना। तो इसका मतलब जो इम्पैक्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इम्पैक्ट किसका है? दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। मास भी हो उसके अंदर और वेलोसिटी भी हो तो भी इम्पैक्ट होगा। दोनों लो हो जाए मास और वेलोसिटी
मान लो वेलोसिटी भी बहुत लो, मास भी बहुत लो, इम्पैक्ट नहीं होगा। मास बहुत हाई, वेलोसिटी लो तो भी इम्पैक्ट होगा। ठीक है, वेलोसिटी बहुत हाई, मास लो तो भी क्या होगा, इम्पैक्ट होगा। दोनों एवरेज हैं तो भी क्या होगा, इम्पैक्ट होगा। तो इम्पैक्ट को क्या बोल सकते हैं हम, जो इम्पैक्ट हो रहा है उसको हम क्या बोल सकते हैं, इम्पैक्ट को, कि जो इम्पैक्ट है एक्चुअल में दोनों का कॉम्बिनेशन है या दोनों का प्रोडक्ट है, वेलोसिटी इनटू मास। और इसी इम्पैक्ट को एक नाम क्या दिया गया, मोमेंटम, है ना। तो डेफिनेशन लिखेंगे मोमेंटम का। तो ऐसा समझ में, व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम एक इम्पैक्ट है, किसका इम्पैक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटी एंड मास, दोनों का कंबाइंड इम्पैक्ट को ही क्या बोलते हैं हम, दोनों के कंबाइंड इम्पैक्ट को क्या बोलते हैं, मोमेंटम, है ना। तो लिखना मोमेंटम, मोमेंटम को पी लेटर से डिनोट किया जाता है। तो मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो फॉर्मूला हो जाएगा मोमेंटम इनटू इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अपनी जो अभी हमने इस पर एक छोटा सा डिस्कशन किया और समझा कि एक्चुअल में मोमेंटम क्या है, तो उसको नोट में हम लिखेंगे, है ना। डेफिनेशन स्कूल वगैरह या कोई भी एग्जाम हो आप ये लिखोगे, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्चुअल में हम मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, इम्पैक्ट, है ना। तो उसको नोट में लिखेंगे, जो एग्जैक्ट इसका जो कंसेप्ट है, मोमेंटम मीन्स व्हाट, इम्पैक्ट, है ना। पहले ये डेफिनेशन नोट करोगे आप और फिर नोट में लिखेंगे जो इसका एग्जैक्ट कंसेप्ट है कि मोमेंटम एक्चुअल में होता क्या है, उसको फील कैसे कर सकते, है ना। मोमेंटम इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, नोट में लिखेंगे मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, मोमेंटम इज ऑल्सो नोन एज इम्पैक्ट। किसका इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को बोलते हैं मोमेंटम, है ना। तो मोमेंटम मीन्स व्हाट, इम्पैक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना। सेकेंड पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया कि मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज इम्पैक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या ये इम्पैक्ट है ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सेकेंड पॉइंट, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ये, ठीक है। वेक्टर के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया है। थर्ड पॉइंट, इसका कोई एसआई यूनिट भी होगा, तो एसआई यूनिट निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप इसको ध्यान रखा करो। फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, एसआई यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो जैसे हमने एसआई यूनिट की बात करूँ तो मोमेंटम इक्वल टू व्हाट क्या है, शॉर्ट में एम, मास इनटू व्हाट, वेलोसिटी। मास का यूनिट केजी और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो देखो पी का यूनिट आ गया फॉर्मूले से, क्या, केजी मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अगर मुझे कोई फॉर्मूला पता है तो उसके अंदर जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। पी का निकालना था तो मास को रिप्लेस कर दो उसके यूनिट से, वेलोसिटी को रिप्लेस कर दो उसके यूनिट से, तो किसका आ गया यूनिट, पी का। किसका आ गया, पी का, है ना। एक छोटा सा इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, थोड़ी सी 2-4 क्वेश्चंस, थोड़ा सा आप यूनिट में स्ट्रांग हो जाओ, है ना। जब आप चैप्टर करोगे ना ग्रेविटी, है ना, एक चैप्टर है ग्रेविटेशनल का, है ना। जब ग्रेविटेशनल पे आएंगे तो वहाँ पे एक फोर्स का फॉर्मूला एक अलग होता है, न्यूटन्स ने जो दिया था, F इक्वल टू कैपिटल G मास 1, है ना। मैं पूरा वर्ड ही लिख देता हूँ, कैपिटल G, है ना। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप यूनिट की एक थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। यूनिट किसी भी अगर फॉर्मूला दिया हो तो आप यूनिट निकाल सकते हो, है ना। और डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। किसी को पता है एफ का यूनिट पता है, फोर्स का, न्यूटन, इसका मीटर। तो ये जो कैपिटल जी है इसका यूनिट क्या होगा, है ना। तो क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द यूनिट एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी फ्रॉम गिवन फॉर्मूला। ये जो गिवन फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से आपको क्या करना है, यूनिट जी का डिराइव करना है ना। अभी जो मैंने बताया, जिसके यूनिट पता है उसके यूनिट से सबको क्या कर दो आप, रिप्लेस, है ना। सबको उसके यूनिट से रिप्लेस करो और सबको शिफ्ट कर दो एक तरफ और जी को रखो दूसरी तरफ,
सारी यूनिट लेफ्ट में कर दो, जी राइट में है तो राइट में रहने दो, राइट की सारी चीज़ें लेफ्ट में शिफ्ट कर दो बस। तो जी इक्वल टू क्या बन रहा है, जी इक्वल टू वॉट, सारी चीज़ें लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगी, सबकी यूनिट है ना, सबकी यूनिट क्या होंगी, जी है ना, लेफ्ट में शिफ्ट, राइट में जी को रखना है, सबको क्या कर देना है, आपको इक्वेशन वगैरह आपको सॉल्व करना आता ही है, ट्रांसफ़र कर दो, तो जी का एसआई यूनिट हम फाइंड आउट कर जाए, सिखा रखा था। यस सर कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको, एफ का यूनिट न्यूटन। ठीक है, ये शिफ्ट होगा इधर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यूनिट क्या था डिस्टेंस का, और उसके ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चले जाएंगे, डिवाइड में, इसका यूनिट केजी और ये भी केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर, तो केजी स्क्वायर न्यूमरेटर से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में, केजी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ कैपिटल जी, और कैपिटल जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, तो ये ग्रेविटेशनल वाले उसमें आएगा। रीड कैसे करना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला पता है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी की भी एसआई यूनिट डिराइव कर सकते हैं। चलो ये बात आ गया समझ में। ठीक है, तो ये हो गया P इक्वल टू मास इनटू, और ये वेक्टर क्वांटिटी है और यूनिट हमने इसकी निकाल ली, एसआई यूनिट। ठीक है, क्या कर रहा है कि एक सिचुएशन दे रखा है, ट्रेन जा रही है कहाँ से, मुंबई से पुणे। इनिशियली वेलोसिटी क्या है इसकी, ये रेस्ट पे है तो वेलोसिटी 0 ही होगा ऑब्वियसली। फिर ट्रेन धीरे धीरे स्पीड मूव करना स्टार्ट होगी, गेन स्पीड व्हेन फोर्स इज एक्सर्टेड, जब तक फोर्स लगेगा नहीं रेस्ट का ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा ही नहीं, तो फोर्स ही इसका कॉज है। मोशन का हमने पहले भी देख रखा है, मोशन का कॉज क्या था, दिस मीन देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम चेंज हुआ क्या, मोमेंटम चेंज हुआ कैसे, वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। पहले वेलोसिटी क्या थे, तो मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह पे 0 रखो तो मोमेंटम क्या है, 0। तो स्टार्टिंग में इनिशियल मोमेंटम P, और इनिशियल के लिए क्या लिखते थे हम, I मीन्स इनिशियल, तो इनिशियली जो मोमेंटम है क्या है, 0। क्यों है 0, मोमेंटम का मतलब मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो इनिशियल मोमेंटम 0। ट्रेन खड़ी है, सामने जाओ, क्या होगा इम्पैक्ट, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, बट ट्रेन चलना स्टार्ट हो तो इम्पैक्ट ही इम्पैक्ट हो जाएगा, तो फिर मोमेंटम है, मोमेंटम का दूसरा नाम इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये फिर कह रहा है कि यहाँ से ट्रेन मूव करना स्टार्ट की, तो फिर उसके अंदर वेलोसिटी आनी स्टार्ट होगी, तो फिर जो मोमेंटम है ना, P मास इनटू वेलोसिटी, अब ये 0 नहीं होगा, होगा 0 नहीं, तो पहले 0 था, अब क्या है, कुछ वैल्यू आ गई, तो मोमेंटम में क्या हुआ, चेंज, मोमेंटम में क्या हुआ, चेंज। ये चेंज क्यों आया, तो ये एग्जांपल ये बताना चाह रहा है कि मोमेंटम में चेंज का कॉज क्या था, वेलोसिटी चेंज, क्या था कॉज, वेलोसिटी चेंज, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आया या वेलोसिटी इसके अंदर आई, और वो वेलोसिटी कैसे आया था, एक्सलेशन उसके पीछे कॉज होता है, हमने देखा था, और इनडायरेक्टली बोलेंगे तो इसके पीछे क्या कॉज है, फोर्स। ठीक है, तो अगर कोई है ना अनबैलेंस फोर्स है तो वहाँ पर मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा, क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, तो हेंस ये कंक्लूजन क्या कह रहा है कि कंक्लूड क्या कर रहा है कि फोर्स नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन टाइम रेट एट विच मोमेंटम इज चेंजेस, है ना, तो इसको इसी को बोलते हैं हम सेकेंड लॉज ऑफ, है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो हेडिंग लिखोगे आप, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकेंड लॉ, है ना, राइट डाउन कर सकते हो आप, सेकेंड लॉ क्या कह रहा है, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज
ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी वर्ड बोल सकते हैं हम, अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। स्टेटमेंट हम कॉपी करो आप, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि जो न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था फोर्स का, व्हाट फोर्स इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्चुअल में ये जो फोर्स है ये अनबैलेंस फोर्स है, और इस फोर्स को हम एक्सटर्नल फोर्स जनरली बोला जाता है ना, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन, या शॉर्ट में इसको EXT लिख देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। तो F एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आया कहाँ से, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से आया है ना। तो सेकेंड लॉ क्या कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का जो चेंज है उसका रेट, रेट कैसे निकालते हैं, रेट बाय डिवाइडिंग टाइम। टाइम से क्या करना, हमें टाइम से क्या करना, उसको डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, जिसका रेट है, किसका रेट है, चेंज, किसका चेंज, मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे आएगा, चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज फाइनल वैल्यू माइनस, तो फाइनल मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा, फाइनल वैल्यू मोमेंटम का क्या होगा, चेंज कैसे निकालते हैं, P मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, ठीक है। फाइनल मोमेंटम आएगा फाइनल वेलोसिटी पुट करके, इनिशियल मोमेंटम आएगा इनिशियल वैल्यू पुट करके। इनिशियली और फाइनली मास सेम रहता है, तो मास तो वही है, और फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U या V से, U से रिप्रेजेंट करते हैं फाइनल वेलोसिटी को, या V से, V। तो mv माइनस, बोलो फास्ट, mu। व्हाट इज mv, फाइनल मोमेंटम, व्हाट इज mu, इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी पुट करोगे तो फाइनल मोमेंटम मिलेगा, इनिशियल वैल्यू पुट करोगे तो इनिशियल मिलेगा। तो ये हमने निकाला व्हाट, चेंज ऑफ मोमेंटम। बट ये क्या करा, रेट निकालो, क्या रेट, किसका रेट, किसका रेट, अरे किसका रेट लिखा हुआ है यार, चेंज इन मोमेंटम, रेट किसका, तो चेंज तो आ गया, उस चेंज का क्या करना है, बस क्या करना है उसका रेट। कैसे निकालते हैं रेट, डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये चेंज आ चुका है, क्या है चेंज, mv माइनस mu डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई व्हाट, टाइम। बस आ गया रेट। इसी को क्या बोलते हैं, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, एक्चुअल में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है F एक्सटर्नल। F EXT का मतलब एक्सटर्नल इक्वल टू व्हाट, रेट, किसका रेट, किसका रेट, चेंज ऑफ मोमेंटम। हमने निकाला ना चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, mv माइनस mu डिवाइडेड बाई व्हाट, टाइम। इसी को क्या बोलेंगे हम, F एक्सटर्नल। क्या बोलेंगे इसी को, F एक्सटर्नल, ठीक है। हमने निकाल दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और इसी को सेकेंड लॉ क्या कहता है, यही क्या है, F एक्सटर्नल है। क्या है यही, F एक्सटर्नल है। मास को कॉमन ले लो आप, मास को लो कॉमन, तो क्या बना, V माइनस यू बाई टी। याद है किसी को, V माइनस यू बाई टी किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का। किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का। तो F एक्सटर्नल आ गया, क्या आया, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये है डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, या डेरिवेशन ऑफ F एक्सटर्नल इक्वल टू ma। करो कॉपी आप। एक्सटर्नल क्या है, समझ नहीं आया। एक्सटर्नल फोर्स, F एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल, ठीक है। फिर क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा, है ना। तो मैं क्या कह रहा था कि ब्लॉक था ना टेबल पे, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, पिछली क्लास में बता दिया है मैंने, नीचे लग रहा है ग्रेविटी। इन दोनों ने अपने इम्पैक्ट को क्या कर दिया, कैंसल आउट। तो ये दोनों आपस में बैलेंस है, बट कोई थर्ड पर्सन है इधर से फोर्स लगा रहा है, ये जो फोर्स है इसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा है। ये जो फोर्स है एक्चुअल में ये फोर्स क्या है, अनबैलेंस है। क्या है ये, अनबैलेंस है। और इसी अनबैलेंस फोर्स को ही हम क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। तो जब जब अनबैलेंस फोर्स होगा ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होगा, और अनबैलेंस फोर्स को दूसरे वर्ड में क्या बोल रहे हैं हम, एक्सटर्नल फोर्स।
तो एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका स्टेट चेंज होगा। स्टेट चेंज का मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज होगा। तो ये हम स्टेटमेंट क्या लिख रहे थे कि इफ देयर इज एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स या एग्जिस्टेंस ऑफ अनबैलेंस फोर्स, देन क्या होगा, मोमेंटम विल बी चेंज, मोमेंटम चेंज होगा ही होगा। तो मोमेंटम कब चेंज होता है, फोर्स की वजह से चेंज होता है। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, ट्रू फॉल्स टाइप है ना, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है, T/F टाइप क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। पहला स्टेटमेंट, मोमेंटम का सिंबल क्या था, P, P विल चेंज ड्यू टू, P will change due to force। Second statement, P will change due to unbalanced force। Third, P will change due to external force। पहला स्टेटमेंट, P will change due to force। Second, P will change due to unbalanced force। Third, P will change due to external force। हो गया सर। ठीक है, तो टेबल पे नोटबुक है या बुक है, इस पे फोर्स लग रहा है, लग रहा है, दो फोर्सेस लग रही है, एक नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि जनरली होता है mg, और ऊपर लग रहा है एक नॉर्मल फोर्स। तो फोर्स तो लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है नोटबुक पे, है ना, बुक है या नोटबुक है, इस पे फोर्स लग रहा है। तो फोर्स लगने से क्या मोमेंटम होगा, नहीं, जब तक फोर्स क्या ना हो, अनबैलेंस ना हो। अनबैलेंस फोर्स की वजह से क्या होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम होगा, मोमेंटम चेंज। क्या स्टेटमेंट लिखा था आपने, क्या लिखा था यहाँ पे, पहला स्टेटमेंट, हाँ, P विल चेंज, चेंज की बात हो रही है। तो अगर बैलेंस है, अगर फोर्स है और फोर्सेस क्या है, बैलेंस, तो फिर वहां पे मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो था P विल चेंज ड्यू टू फोर्स, क्या होगा फिर ये, फॉल्स। P विल चेंज ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स, क्या होगा ये, ट्रू। और P विल चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, ट्रू, है ना। क्यों, कि जो एक्सटर्नल फोर्स और अनबैलेंस फोर्स दोनों को क्या बोल रहे हैं हम, सेम। एक्सटर्नल फोर्स बोलो या अनबैलेंस फोर्स, उसको क्या बोलेंगे हम, सेम है ना। फोर्स है, फोर्स तो है, बट मोमेंटम चेंज नहीं होगा। फोर्थ स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट, मोमेंटम इज प्रेजेंट, मोमेंटम इज प्रेजेंट ड्यू टू है ना, ऑप्शन लिखेंगे ना, ड्यू टू, फर्स्ट ऑप्शन, ड्यू टू फोर्स या ड्यू टू बैलेंस फोर्स लिखो, है ना, आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो उसको बैलेंस फोर्स कर दो आप। पहले इस स्टेटमेंट में भी आप बोल सकते हो ना कि मोमेंटम विल चेंज ड्यू टू जो फोर्स था, है ना, पहला स्टेटमेंट, यहाँ पे एक वर्ड अपना ऐड कर लो आप, बैलेंस फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, तो आपके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन की सिचुएशन नहीं होगा। तो क्या लिखा आपने, पहला स्टेटमेंट बैलेंस फोर्स, सेकेंड ऑप्शन अनबैलेंस फोर्स, थर्ड ऑप्शन एक्सटर्नल फोर्स, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस या नन ऑफ एबव। ट्रू और फॉल्स वाले का पार्ट नहीं, ये अलग हो गया ना, इसके 4 ऑप्शंस बना दिए, है ना, इसके 4 ऑप्शंस बन गए कि मोमेंटम, क्या लिखा, मोमेंटम इज प्रेजेंट ड्यू टू बैलेंस फोर्स, सेकेंड अनबैलेंस फोर्स, थर्ड एक्सटर्नल फोर्स, और फोर्थ नन ऑफ एबव और नन ऑफ दिस। ठीक है, तो मोमेंटम होगा क्या, मोमेंटम किसकी वजह से होता है,
मोमेंटम प्रेजेंट होता है किसकी वजह से? चार ऑप्शन में से किसको चूज करेंगे हम? किसकी वजह से मोमेंटम होता है? अनबैलेंस और एक्सटर्नल। बैलेंस फोर्स में मोमेंटम होता है यार, बैलेंस फोर्स हो तो भी मोमेंटम होगा, फोर्स है भी नहीं तो भी क्या होगा? मोमेंटम होगा। पहले आप समझो फिर टिक टॉक करना है ना, लगाना। तो जो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? मोमेंटम का फॉर्मूला P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम जो है, मोमेंटम प्रेजेंट हो सकता है अगर जो फोर्स है ना, जीरो है, या फोर्स नॉट जीरो, इसको कोई फर्क मोमेंटम को नहीं पड़ता। फोर्स जीरो है या फोर्स जीरो नहीं है, मोमेंटम को फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ता है? चेंज इन मोमेंटम। किसको फर्क पड़ता है? मोमेंटम चेंज कब होता है? जब वहां पे क्या हो? क्या हो? मोमेंटम कब चेंज होगा? जब एक्सटर्नल फोर्स होगा तभी मोमेंटम क्या होगा? चेंज होगा। बात है समझ में? बट मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट में है, किसकी वजह से है? अगर वहां पे फोर्स नहीं है तो भी मोमेंटम होगा, फोर्स है तो भी क्या होगा? मोमेंटम। मोमेंटम को इससे फर्क नहीं पड़ता। मोमेंटम को किसको फर्क पड़ता है? एफ एक्सटर्नल को किसको फर्क पड़ रहा है? एफ एक्सटर्नल से। एफ एक्सटर्नल से किसको फर्क पड़ रहा है? चेंज इन मोमेंटम, पी को नहीं। फर्स्ट लॉ क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, क्या है? यूनिफॉर्म मोशन के लिए फोर्स चाहिए? नहीं चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन के लिए फोर्स नहीं चाहिए, है ना। इसको भी हम नोट में लिखेंगे, है ना, क्या कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन नो नीड ऑफ फोर्स। फोर्स की कोई नीड नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए फोर्स की नीड नहीं है। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब उसके पास वेलोसिटी है। क्या उसके पास? और वेलोसिटी होगा तो मोमेंटम होगा ही होगा। बात आया समझ में? तो सेकेंड, फॉर मोमेंटम। अब तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा खुला होगा। फॉर मोमेंटम नो नीड ऑफ व्हाट? और थर्ड स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होगा कि फॉर चेंज इन मोमेंटम। देख रहे हो कितनी माइन्यूट सा डिफरेंस है, इसीलिए फिजिक्स इंपॉर्टेंट होता है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। माइन्यूट से माइन्यूट डिफरेंस में चीजें कितनी बदल जा रही है। फॉर चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? नीड होगा। किसका नीड होगा? फोर्स का। बिना फोर्स का मोमेंटम में हम चेंज नहीं ला सकते। मोमेंटम चेंज कब होगा? जब वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज करने के लिए फोर्स तो चाहिए। बात आया समझ में? भी है बात आ गया समझ में, है ना। इसको अगर हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको स्टेटमेंट में कर दिया, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए फोर्स चाहिए क्या? यूनिफॉर्म मोशन के लिए फोर्स चाहिए? नहीं। यूनिफॉर्म मोशन के लिए फोर्स की नीड नहीं होती है। ऑब्जेक्ट इनिशियली यूनिफॉर्म मोशन में, वो चलता जाएगा, फोर्स लगे या फोर्स लगने से तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मोमेंटम के लिए फोर्स चाहिए क्या? नहीं। किसके लिए फोर्स चाहिए? चेंज इन मोमेंटम के लिए क्या चाहिए होगा? फोर्स चाहिए होगा, है ना। ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बन जाते हैं, है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ आप फाउंडेशन बुक्स को अच्छे से रीड्स करो। फाउंडेशन बुक में बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, कंसेप्चुअल्स क्वेश्चन है। एनसीईआरटी से आपकी बात नहीं बनेगी, है ना। 11th वगैरह में जाओगे, इतना हाई लेवल पे फिजिक्स है, वास्ट है फिजिक्स, फिर आप पहले से स्ट्रांग नहीं रहोगे तो फिर आपके लिए बहुत क्या हो जाएगा? इशू हो जाएगा, है ना। ठीक है, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गया कि फॉर चेंज इन मोमेंटम क्या चाहिए? नीड ऑफ फोर्स। ये बात हमें आ गया समझ में, है ना। ये भी हमने लिखा था। बट फॉर अगर
फॉर पी, है ना, ये भी हमने लिख लिया, पी के लिए नो नीड, पी के लिए कोई फोर्स की नीड नहीं है। तो एक्सटर्नल फोर्स करता क्या है बताओ, तो एक्सटर्नल फोर्स ने क्या किया, फोर्स है तो क्या किया वो, मोमेंटम को चेंज। तो व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, लिखो क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, देखो व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स का रोल क्या है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अगर ये ना हो वहां पे तो एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो फिर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। जो पहले मोमेंटम था बाद में भी मोमेंटम क्या होगा, वही रहेगा, सेम रहेगा। तो इस सिचुएशन को बोल सकते हैं कि हमारा मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, इसका मोमेंटम हमारा कंजर्व है। मोमेंटम क्या है, तो कंजर्व ऑफ मोमेंटम का मतलब नो चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। हेडिंग लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हेडिंग क्या लिखोगे आप, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हेडिंग क्या लिखोगे आप, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, एक छोटा सा इसका स्टेटमेंट लिख रहा है अभी, है ना, कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मीन्स व्हाट, देखो आप, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मीन्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मीन्स व्हाट, नो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, कंजर्व है, पहले जैसा था मोमेंटम बाद में भी वैसा ही है मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मीन्स व्हाट, नो चेंज इन मोमेंटम। तो जो मोमेंटम पहले था उसको हम पी इनिशियल बोलेंगे, और बाद वाले मोमेंटम को क्या बोलेंगे, तो पहले ज़्यादा मोमेंटम था या बाद में ज़्यादा मोमेंटम हो जाएगा अगर मोमेंटम कंजर्व है, या दोनों सेम रहेंगे, बताओ क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व है तो क्या होगा, सेम। तो ये तीनों लिखोगे आप। कब रहेगा मोमेंटम सेम, स्टार्टिंग का और बाद का, जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो ना। लिखो पहले ही आप जल्दी फास्ट, और नोट में लिखेंगे। तो मोमेंटम कंजर्व का मतलब व्हाट, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, ना तो इनिशियल मोमेंटम ग्रेटर होगा ना फाइनल मोमेंटम ग्रेटर होगा, दोनों इनिशियल हो या फाइनल मोमेंटम तो ऑलवेज सेम रहना है। सेम है तभी तो कंजर्व है ना मोमेंटम, चेंज हो गया तो किस बात का कंजर्व, चेंज हो गया तो कंजर्व बोलेंगे उसको, नहीं बोल सकते, सेम है तभी तो बोल रहे हैं कंजर्व। नोट में क्या, मोमेंटम विल कंजर्व, मोमेंटम विल कंजर्व, कब रहेगा मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम को चेंज कौन करता है, एक्सटर्नल फोर्स, है ना, मोमेंटम को चेंज कौन कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब मोमेंटम चेंज नहीं होना चाहिए, इसका मतलब वहां पे एक्सटर्नल फोर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, रोकना होगा, ना आए वो, आएगा तो फिर मोमेंटम चेंज होगा। तो क्या लिखा, मोमेंटम विल कंजर्व इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, यही तो कॉज है ना चेंज का। व्हाट इज द कॉज ऑफ चेंज इन मोमेंटम, एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल है नहीं तो फिर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, और मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा तो बोलने के इसका मतलब मोमेंटम हमारा क्या है, कंजर्व है। तो एक ही कंडीशन है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है जब एक्सटर्नल फोर्स वहां पे प्रेजेंट ना हो। बात है समझ में, लाओ बुक लाओ, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए आपके लिए होगा।